क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग वेक्टर के लेक्चर्स को अभी कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर 8 है। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है और अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की जो पहली एप्लीकेशन थी कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम उसको कर चुके हैं। अब हम लोग आज बाकी की जो एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की उसको निपटाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और एक बात और है, आपको लग रहा होगा कि अरे लेक्चर 8 हो गया, आज इतने सारे लेक्चर हो गए वेक्टर में। तो वेक्टर के जो मैंने लेक्चर्स को डिवाइड किया है वो 30-40 मिनट के ऐसे लेक्चर में डिवाइड किया है। तो आप लोगों को देखना वो बहुत आसान है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी देखते रहेंगे। जैसे एक दिन में अगर आप हो सके तो 2 लेक्चर निपटा लीजिए, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके भी देख लेंगे तो आपके लिए बर्डन नहीं होगा। तो पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड कर रखा है ताकि डिवाइड एंड कॉन्कर वाले हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकें। तो अभी हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 8 में एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। तो हेडिंग चल रही थी तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, अभी तो वही चलेगी। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सेकंड नंबर एप्लीकेशन थी, ये थी टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर, या कोई भी चल जाएगा। तो गिवन क्या हो गया, वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सीख रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ज़रा इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस, तो यहाँ तो सबसे पहली बात है कि डायरेक्शंस की बात आ गई। तो किसी भी, देखो मेनली सिर्फ डायरेक्शन है, पोजीशन नहीं, आप ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा लग जाए। तो जैसे मान के चलते हैं कि 2D प्लेन में हम लोग बात करें, एक प्लेन में, तो अगर हमें बताना हो कि इस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन बता दो तो किसी एक भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपने एंगल बता दिया। इसका मतलब है कि आम तौर पे क्या हो गया, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर देगा। आपने बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है एक वेक्टर, तो आपको आइडिया लग गया। या फिर हमने बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री बना रहा है, तो यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री लगाया तो ये वेक्टर बना। सिर्फ डायरेक्शन वाइज किधर जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, कितनी बड़ा वेक्टर है, इसकी बात नहीं कर रहे। तो सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए 2D प्लेन में, मतलब एक प्लेन में, यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एंगल बताना काफी है। लेकिन 3 डायमेंशन प्लेन में ये काम नहीं करता। आपको अगर किसी डायरेक्शन को समझाना होगा, सिर्फ डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन को समझाने के लिए एंगल बहुत आसानी से, मतलब एंगल से बताना काफी आसान है। लेकिन 3 डायमेंशन में बताने के लिए आपको कितने एंगल बताने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 डायमेंशन में एक एंगल बताया, बहुत है, ठीक है ना। एक एंगल इसमें बता दिया, मतलब ये हुआ कि आपने वेक्टर के डायरेक्शन को एक्सिस के रेस्पेक्ट में बता दिया। लेकिन अगर आपको क्या पड़ जाए, 3 डायमेंशन में वेक्टर में एक एंगल को मतलब एंगल के थ्रू डिस्क्राइब करना पड़ जाए तो कितने एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जरा देखते हैं। तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। अभी हम इसको थोड़ा डी डायमेंशन है तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले फिलहाल क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस ऐसे करके ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक रैंडम वेक्टर अगर हम लोगों ने लिया, कोई भी रैंडम वेक्टर ले लें, तो वो रैंडम वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो आपको 3 एंगल बताना बहुत जरूरी है। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी एक एंगल बताना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी एक एंगल बताना पड़ेगा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस से भी एक एंगल बताना पड़ेगा। तब जाके आप बता पाएंगे कि ये जो वेक्टर है किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 एंगल्स बताने पड़ेंगे। और अगर यही एंगल्स आपने कॉस के टर्म में बताएं तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने वाले जो एंगल है कॉस के टर्म में क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। अब जरा हम लोग यहां से समझते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहां पर एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिए, और इसी एक्स वाई जेड एक्सिस में हमने एक वेक्टर ले लिया। 4 पेन संभालना भी कला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 पेन संभालने हैं, तो ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर नहीं है तो आप बुरा ना मानिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या हो गया, दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों ने वाइट वाला एक वेक्टर ले रखा है, ठीक। अब जब ये वाइट वाला जो वेक्टर है ये रैंडम कोई वेक्टर है, जैसे हम लोगों के डायरेक्शन को इसको फाइंड करना है, और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, और इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे तो इससे एक्स एक्सिस से एक एंगल बताएंगे, है ना, इसी तरह से वाई एक्सिस से एक एंगल बताएंगे, ठीक है ना, और जेड एक्सिस से भी एक एंगल को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका मतलब है आपने जो ये एंगल बताए हैं ये तीनों एंगल एक तरह से डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आपने सिर्फ 2 एंगल बताए होते तो काफी नहीं होता, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन बताना या डायरेक्शन को बताना, लोकेशन नहीं डायरेक्शन को बताना मुश्किल होता। तो इसीलिए आपने किसी वेक्टर के क्या हो जाएंगे, 3 एंगल बता दिए जो एग्जैक्टली उसी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस वेक्टर के डायरेक्शन को समझाने के लिए जो 3 एंगल बनाए हैं, मान के चलते हैं एक्स से अल्फा, वाई से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो इनके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। क्यों, डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कॉस में, इसीलिए क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है इसमें 3 डायमेंशनल, इसलिए हम डायग्राम को यहाँ पर क्या करते हैं, हटा दे रहे हैं, बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस is known as डायरेक्शन कोसाइंस। हम सिर्फ DIR कोसाइंस लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस कोसाइंस बोलते हैं। तो कोसाइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज नोन एज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। जनरल केस में प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और प्लस जेड एक्सिस ही होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर हम लोगों ने ए लिया, जैसे मान के चलते हैं एक वेक्टर हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया, लेट वेक्टर इज क्या हो गया, ए। तो अगर वेक्टर ए है तो अगर इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो अल्फा बन रहा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोगों ने मान लिया अल्फा। तो ए और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोगों ने अल्फा माना। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ए का एंगल वाई एक्सिस से भी बनेगा, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस अगर हम लोग तो ये हुआ, और इसी तरह से एंगल बिटवीन ए एंड क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस अगर हम लोग लेंगे तो ये बात हो गई। तो ए का एक्स है तो इसका मतलब इसको माना है अल्फा, तो ये हमारे लिए हो गया बीटा, और ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, गामा हो गया। तो अगर ये अल्फा बन रहा है ए और एक्स के बीच के एंगल को, तो ये एंगल हो गया। इसी का जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस तीनों लिख देते हैं। इसका मतलब है ए का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। इस बी के मतलब ए का वाई एक्सिस के साथ में जो डायरेक्शन कोसाइन कंसीडर किया जाएगा वो कहलाया जाएगा कॉस बीटा, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें किसी वेक्टर ए के डायरेक्शन कोसाइंस को क्या करना है, निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को निकाला जाए तो भाई कैसे निकाला जाए, तो जरा बात को समझिएगा। हम कुछ वेक्टर मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो मान के चलते हैं कि वो वेक्टर है -2i + j या फिर +j ले लेते हैं, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2k हो गया, ठीक है ना। तो ये हम मान के चलते हैं वेक्टर है, जो हम लोगों को क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना है। तो आमतौर पे क्या होता है, जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना है।
और आपको पता है कि यार कॉस अल्फा कॉस बीटा जो डिफॉल्ट आता है किसी वेक्टर के दो प्रोडक्ट में, ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा को पकड़ते हुए चलें, इसी फार्मूले को लिख दिया जाए, तो ये फार्मूला सबके लिए कैसे लिखा जाएगा? तो मान के चलते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट कितना हो गया बी। हम लोग एंगल निकालने वाले फार्मूले को यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ए डॉट कितना हो जाएगा बी। इसका मतलब इसी फार्मूले को हम लोग सभी जगह क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ही यही, चूंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस के टर्म में चाहिए, और कॉस के टर्म में कौन देता है? कॉस के टर्म में जो है डॉट प्रोडक्ट ही निकाल के दे सकता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने में। अब बात आती है कि जब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो किसके किसके बीच निकालना है? ए और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऐसा कोई होल वेक्टर तो है नहीं, लेकिन हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन पता है क्या होता है? प्लस आई। इसका एक जो नुमाइंदा है, जो इसका एक यूनिट वेक्टर है, वो क्या मानते हैं हम लोग? आई मानते हैं। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो उसके नुमाइंदे उसके डायरेक्शन को क्या मान लेंगे? जे। इसका मतलब जेड एक्सिस की बात करेंगे तो इसके रिप्रेजेंटेटिव को क्या मान लेंगे? इसके डायरेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एंगल निकालेंगे तो ए और आई के बीच में निकालेंगे, तो इसका मतलब यहां पर जो दूसरा वेक्टर होगा वो बी नहीं होगा, वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? यहां पर आई होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? आई। ठीक, इसका मतलब यहां पे जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब ए और आई के बीच का एंगल निकालेंगे तो यहाँ वेक्टर प्रॉपर हटा देते हैं, यहाँ पे आई का वेक्टर ले लेते हैं, तो सिर्फ यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। और चूंकि बी वेक्टर अब आई हो गया तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ आई कैप रख देते हैं। और आपको पता है कि अब ये थीटा नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉस अल्फा। क्यों? ए और आई के बीच, मतलब ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनना है? अल्फा। इसीलिए थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? अल्फा लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर कर देते हैं। सेम चीज में यहाँ पर दूसरा जो बी है वो हम लोग क्या करेंगे? जे की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जे, और यहां से क्या हो जाएगा? ये मॉडुलस ऑफ जे हो गया। तीसरे वाले में भी इसी तरह से काम करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हो जाएगा के, ये हो जाएगा के, और मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। और आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस और मतलब ए का वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो बीटा एंगल होगा। आपको पता है कि जब ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ बनाएगा तो गामा एंगल बना रहा, तो थीटा नहीं कहलाएगा उस टाइम पे, तो स्पेसिफिक नाम दे रखा है तो गामा बोला। इसका मतलब हमें यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकल आएगा। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा निकालना है, आपको क्या पता होना चाहिए? मॉडुलस ऑफ ए और डॉट प्रोडक्ट विद आई। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ में तो जे के तो है ही नहीं, तो सिर्फ आई आई का मल्टीप्लाई करेंगे और कोई मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ -2, सिर्फ आई वाला सर्वाइव करेगा, बाकी करेगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई होता है, अदर से मल्टीप्लाई होता नहीं। और मॉडुलस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? यहां से निकाल लीजिए। तो मॉडुलस ऑफ ए को हम यहां निकालते हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या है भाई? 2 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर है। इसका मतलब 2 4 4 8 1 9, इसका मतलब कितना हो गया? 3। तो मॉडुलस ऑफ ए 3 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। मॉडुलस ऑफ आई, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है? 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई है। आप चाहे तो यहाँ डॉट लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सेम चीज यहाँ ए डॉट कितना हो जाएगा? जे। इसका मतलब ए का जे के साथ, अब यहाँ पर आई नहीं रह जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सिर्फ कौन सर्वाइव करेगा? जे करेगा। तो 1 इंटू कितना हो गया? 1, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 1 से, मॉडुलस ऑफ जे, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर 1। और यहाँ से कॉस गामा निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे नहीं होगा, क्योंकि अगला वाला क्या है? के। इसका मतलब यहाँ से के से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? के का के 1 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 सर्वाइव करेगा। इसका मतलब 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई विथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपने ये बात पढ़ी कि माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 2/3, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? एक्स का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? -2/3। वाई के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा उसी वेक्टर का? वाई के साथ में 1/3, और क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब जेड के साथ में क्या हो जाएगा? कॉस गामा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बात हो गई। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा -2/3, 1/3 और 2/3। आपको पता है कि अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है तो आपको कैसा एंगल मिलेगा? ऑब्ट्यूज। इसका मतलब अल्फा कैसा होगा? ऑब्ट्यूज। यहीं से जानकारी पता चल जाती काफी हद तक। एंगल निकालना हमने सीख रखा है, लेकिन आपको सिर्फ एक्यूट ऑब्ट्यूज समझना, तो ये
इसका मतलब आमतौर पे ये भी क्या हो जाएगा, अब चूंकि पॉजिटिव है इसका मतलब एक्यूट, इसका मतलब गामा कैसा होगा, एक्यूट। अगर आपसे पूछ लें कि एंगल 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है, तो आपको पता है कि अल्फा क्या हो गया, 90 से क्या होगा, बड़ा, ऑब्ट्यूज। और एंगल इस केस में बीटा जो होगा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इस केस में जो एंगल होगा गामा वो लेस देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जानकारी ये हमें अक्सर यहां से पता चल जाती है। तो जो हम लोगों ने अभी निकाला है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो ये प्रॉपर मेथड है किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। लेकिन हम इन वेक्टर मतलब इस मेथड का सहारा नहीं लेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालने, ये काफी लंबा मेथड है, काफी टाइम कंज्यूम कर रहा है। एक और तरीका है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं और बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और वो आपको पहले से ही आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मेथड 2 लेके चलते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं मेथड 2, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा, हम लोग के पास में ए है, तो जो पहले ए लिख लेते हैं जिस वेक्टर का हम लोग को निकालना है। तो ए इक्वल टू -2i, प्लस का कितना हो गया j, और प्लस का कितना हो जाएगा 2k। और याद रखिएगा कि हमने क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे, क्योंकि तभी तो आप कंपेयर कराएंगे कि सही सही आंसर आया कि नहीं आया। तो हम लोग क्या करते थे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहले ए कैप निकाला, और ए कैप क्या होगा, उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो आमतौर पे उसका यूनिट वेक्टर निकलता है। इसका मतलब उसी का वेक्टर कितना है, -2i, प्लस का j, प्लस का 2 कितना हो गया k, और मॉडुलस ऑफ ए अभी तो हम लोगों ने निकाला 3, तो ए कैप कितना आएगा, तो माइनस का 2/3i और प्लस का 1/3j, ठीक है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा 2/3 कितना हो जाएगा, k हो गया। इसका मतलब a की जो वैल्यू आएंगी वो ये आएंगी। इसका मतलब अगर तुम a में आप फोकस करें तो ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। देखिए -2/3 ऊपर -2/3, यहाँ j के साथ में क्या हो जाएगा 1/3, तो वहां भी 1/3, और यहाँ के k के साथ में प्लस का साइन के साथ ले लीजिएगा, इसमें साइन के साथ ले लेंगे तो ये हुआ, तो प्लस का 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो i का कंपोनेंट होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ कितना हो गया i इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा ऑफ वेक्टर a, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिवन वेक्टर विद क्या हो जाएगा x एक्सिस, तो उस वेक्टर का उसके साथ। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इसका मतलब सेम चीज है कि इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब i का जो कंपोनेंट है, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा i, जो कंपोनेंट बोल रहे हैं या मतलब एक तरह से कांस्टेंट बोल दें या कोफिशिएंट बोल दें, वो क्या कहलाएगा, कॉस अल्फा। इसी तरह से j का कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा j, या कोफिशिएंट ऑफ द क्या हो जाएगा j, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। इसका मतलब एक तरह से क्या कहलाएगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कॉस बीटा कहलाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा कोफिशिएंट या कंपोनेंट, हम कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि आईजे के कंपोनेंट को डिस्क्राइब करता है ये, कंपोनेंट ऑफ कितना हो जाएगा k, और क्या हो जाएगा ये कहलाएगा कॉस गामा कहलाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहां से भी डायरेक्शन कोसाइंस को निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां से निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में भी रख सकते हैं। तो आपको यहां तक आइडिया लग गया डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए 1-2 लाइन में निकल आया, यूनिट वेक्टर तो निकालना पहले से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्शन कोसाइंस को यहां से निकालना सीख गए हैं विद द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहां से आपने निकाला तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली, -2/3, इसका कंपोनेंट +1/3 है तो प्लस की क्या हो गई 1/3, और इसकी वैल्यू प्लस की 2/3 है, साइन के साथ में ही लीजिएगा तो प्लस की कितना हो जाएगा 2/3। तो ये हमने वैल्यूज निकाली डायरेक्शन कोसाइंस की सीधे यूनिट वेक्टर से। अब जरा बात करते हैं कि अगर हम लोग इसको डायरेक्शन कोसाइंस एग्जिस्ट करते हैं तो किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में नहीं लिख सकते। कॉस अल्फा i प्लस कितना हो जाएगा कॉस बीटा j, और प्लस का कितना हो जाएगा कॉस गामा कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है ना।
तो कॉस गामा क्या हो गया k। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 1। तो चलिए इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो यहां से हमको ये बात पता चली कि i के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा कॉस बीटा का स्क्वायर, j के साथ का कंपोनेंट और या j के साथ का कोफिशिएंट, और क्या रहेगा कॉस गामा का क्या हो गया स्क्वायर, तो k का कोफिशिएंट। तो जब आप डिफरेंट कोफिशिएंट का स्क्वायर करके निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर 1। तो इसका मतलब इस अंडर रूट को इधर ले आइए, स्क्वायर कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहां पर ये वैल्यू, ये एक आइडेंटिटी निकल के आई। तो इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां से ये बात निकल के चली आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये वाली बात यहां से नहीं। अब हम लोग कहां से चले थे, समझ लीजिए कहां तक आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने निकले थे, और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालते इन डायरेक्शन कोसाइंस की एक आइडेंटिटी पता चल गई। तो डायरेक्शन कोसाइंस की आइडेंटिटी क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस किसके बराबर होता है, ऑलवेज 1 के, हमेशा 1 के बराबर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन कोसाइंस में हम लोग इसको डायरेक्शन साइन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि तुमने बचपन में पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये गिनती का एक ही तो फार्मूला तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में आता है, और वो फार्मूला क्या है ये। और तुम्हें पता है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं तो लिख देते हैं। तो जो थीटा है तो थीटा अल्फा होगा तो अल्फा, बीटा होगा तो बीटा। इसका मतलब है आप इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन बना सकते हैं, क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। और यहां पर एक 1 को 1 से काट दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 1 को यहां 1 से काट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन वाले सब उधर पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव 1 1 2 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा गामा इक्वल टू कितना हो गया 2। ये भी तो एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 2। और भी तरीके हैं इसको लिखने के, अब इतने तरीके से तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर गामा को उधर पहुंचा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा मतलब साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा गामा। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं। अब उधर एक बार कॉस को पहुंचा दिया, बीटा को कॉस अल्फा को पहुंचा दीजिए, बारी बारी सबको पहुंचा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा इसके मल्टीपल वेरिएशन निकल आएंगे। इसका मतलब बीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा। लीजिए एक और वेरिएंट तैयार हो गया। तो अगर ये सब लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए तो ये गलत नहीं है, और ये भी लिखा है तो ये गलत नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली इन दो के स्टेटमेंट याद करते हैं, तो पहले इनके लिख लेते हैं, बाकी इनके भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो इनकी संभावनाओं को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, आपको क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस, ये साइंस है, वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन साइंस। ठीक है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन साइंस ऑलवेज क्या हो गया इक्वल टू 2 के बराबर होगा। समझ गए ना बात को। तो यहां से हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन साइंस सब निकाल लिया, उसकी आइडेंटिटी सब निकाल डाली। ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल हो गया डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। तो डायरेक्शन कोसाइन कहां से निकालेंगे, यूनिट वेक्टर से निकालेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन में आइडेंटिटी क्या मिली, ये तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं किसी वेक्टर के 3 डायमेंशनल स्पेस में, उनके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है 1 के, और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है 2 के बराबर होता है। और बाकी आपने सीख लिया कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे गड़बड़ सड़बड़ कुछ लिखा मिल जाए तो आप ये मत समझना कि धोखा हुआ है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बढ़िया सा। ठीक है ना। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। हम ये भी पूछ लेते हैं, एक एक्स्ट्रा बात भी पूछते हैं, आल्सो फाइंड डायरेक्शन साइन फॉर एक्स एक्सिस, ठीक, एंड डायरेक्शन टेंजेंट ऑफ गिवन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन साइंस निकालना भी सीख लेते हैं और डायरेक्शन टेंजेंट निकालना भी सीख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी हम पॉजिटिव वैल्यू का ही सीखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हमने एक ही डेटा उठाया अभी। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग को, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो x का कैप निकाल लीजिए। तो क्या कहला, उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब कितना हुआ, √2 कितना हो गया, i माइनस 2 कितना हो गया, j माइनस √2 कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। इसका मतलब ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा x का, तो x का मैग्नीट्यूड साइड में निकाल लेते हैं। तो कितना दे रखा है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 2 2 4 4 8, इसका मतलब 2 रूट कितना हो जाएगा, 2। तो चलो भैया 2√2 है तो लिख दिया, तो 2√2 इसका यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि x कितना हो जाएगा वैल्यू, इसका x कैप निकाल लेते हैं। तो x कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो √2/2√2, इसका मतलब कितना बचेगा, 1/2 कितना हुआ, i, और यहाँ 2 से 2 काटेंगे तो माइनस का 1 कितना हुआ, √2 कितना हो जाएगा, j, और ये माइनस में ये √2 से √2 गया तो 1/2 कितना हो जाएगा, k हो गया। सही है ना। तो इसका मतलब ये बात हो गई। तो ये √2 से √2 गया तो 1/2, माइनस 2 से 2 गया माइनस 1/√2, और माइनस का √2 से √2 गया तो माइनस का 1/2k। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो आपको पता चल गया कि कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, गिवन वेक्टर का x एक्सिस के साथ में डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, 1/2, ठीक है ना। गिवन वेक्टर का y एक्सिस के साथ में कॉस बीटा, इसका मतलब माइनस का 1/√2, ठीक है ना। और गिवन वेक्टर का क्या हो जाएगा, z एक्स साथ, तो कॉस कितना हो जाएगा, गामा इक्वल टू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये निकले हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस के बाद में बोल रहे हैं कि भैया एंगल भी बताइए, तो निकाल सकते होंगे तभी तो बोला होगा। तो एंगल बताना होगा तो आपसे पूछें कि भाई एंगल बिटवीन x एंड कितना हो जाएगा, x एक्सिस, तो उसका नाम क्या दे रखा है, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ कब होती है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर कितना है, 60 डिग्री। और अगर आपसे पूछें कि बीटा क्या था, बीटा था एंगल बिटवीन कितना था, x के बीच में एंड क्या हो गया, y एक्सिस, और y एक्सिस के बीच में हम लोगों ने क्या बोला था, बीटा। और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बीटा बराबर माइनस 1/2, और माइनस के 1/√2 है तो इसका मतलब पहले 1/√2 सोचो कितना होता है, तो कॉस में 1/√2 होता है 45 डिग्री, और माइनस लगाए तो 180 माइनस कर दो, तो 45 को 180 माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 कितना हो जाएगा, डिग्री हुआ। अगर आपसे पूछें कि एंगल बिटवीन क्या हो गया, x जो गिवन वेक्टर है विद क्या निकालिए, z एक्सिस निकालिए। तो z एक्सिस को आपने क्या बोला, गामा, और ये निकला है फिर माइनस में आ गया, हाफ पे फोकस करिए। तो कॉस की वैल्यू हाफ पता है, निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो हाफ का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो माइनस भी लगाए तो 180 माइनस 60, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमने गिवन वेक्टर के कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी निकाल लिए, ठीक है ना। लेकिन आपसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो मतलब, अब अगला पार्ट पढ़िए जरा, इसमें लिखा है आल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन
फॉर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन टेंजेंट, डायरेक्शन साइंस बोलना चाहते थे हम यहाँ पे, तो डायरेक्शन साइंस फॉर एक्स एक्सिस एंड क्या होगा, डायरेक्शन टेंजेंट ऑफ गिवन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है तो हमें उसके डायरेक्शन साइंस और डायरेक्शन टेंजेंट भी निकालना है, मतलब हमको एक तरह से क्या है, पहले एक्स एक्सिस के साथ तो ये बनता है, तो साइन अल्फा भी निकालना है और हम लोगों को टेन अल्फा भी निकालना है। अब इत्तेफाक सी बात है कि यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू पता है तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, हम जो चीज सिखाना चाहते हैं वो सीखते हैं। तो मान के चलो ये रैंडम वैल्यू आ जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू एक रैंडम वैल्यू होती 2/3, यहां से निकालते तो कैसे निकालते हैं, तो हम जनरल तरीके से ही आपको सिखाते हैं, अगर अल्फा पता हो ना पता हो उससे कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको डायरेक्शन साइंस और टेंजेंट निकालने होंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सब वहीं से आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल आपने बनाया अल्फा और अल्फा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है बेस अपॉन कितना हो गया, हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 1, हाइपोटेनियस हो गया 2। तो दो इसमें पता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर हो गया, आपको ये पाइथागोरस पता है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस मतलब 1 का स्क्वायर। तो 4 और 4 में से 1 गया तो 3 और p अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। इसका मतलब परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा √3। इसका मतलब ये कितना आया √3। अब आपको जो निकालना निकालते रहिए, आप इसके सहारे सब निकाल सकते हैं। तो आपने क्या निकाला, टेन अल्फा निकालना है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना हुआ बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, इसका मतलब परपेंडिकुलर √3 अपॉन 1। तो फाइनल कितना आ गया √3। तो ये क्या निकाला हम लोगों ने, डायरेक्शन टेंजेंट। तो ये निकला डायरेक्शन टेंजेंट। और अगर हमें डायरेक्शन साइन निकालना होता, तो अगर डायरेक्शन साइन निकालना होता तो क्या होता, साइन अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया √3, हाइपोटेनियस कितना हो गया 2, √3/2 हो जाता। तो ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें कॉस पता होता है तो उससे साइन निकालने का, और साइन पता होता है तो हमें टेन निकालने का, मतलब आपस में हम लोग कभी भी रेशियोज को यहां से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में इत्तेफाक की बात है कि ये डेटा इतना इजी है, तो हमें साइन कॉस टेन निकालना तो सीधे रख दे तो आराम से निकल आता, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हुआ तो बड़ी दिक्कत होगी। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ही अगर आपसे बोल देते डायरेक्शन साइंस निकालने को, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो अगर अभी हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे, तो इस वाले डायरेक्शन कोसाइंस में हम लोगों ने कितना निकाला, -2/3, 1/3, 2/3। हमें इसमें किसी की वैल्यू भी नहीं आती। तो अगर आपसे, अभी हम नेगेटिव वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती है, तो कहीं और मिलेगी तो हम वहां बताएंगे, अभी यहाँ नहीं बताना चाह रहे हम। तो आपको बस ये दिमाग में, तो नेगेटिव में थोड़ा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको अच्छे से याद। अब जैसे कॉस गामा लिखा हुआ है, अब कॉस गामा में अगर आपसे बोलें कि भैया साइन गामा निकाल के दिखाइए, और यहीं से अगर आपको टेन गामा निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे। तो साइन गामा टेन गामा निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस का ट्रायंगल बनाएंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया 3, बेस हो गया 2, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो ये गामा के बारे में चल रहा है तो गामा बना लीजिए, 90 चल रहा है तो 90 बना लीजिए। अब आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का 9 में 4 गया 5, तो परपेंडिकुलर बराबर कितना हो गया √5। और जब ये √5 हो गया तो इसको बोलेंगे √5। अब चाहो तो कुछ भी निकालते रहो, साइन गामा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है √5, हाइपोटेनियस कौन है 3। और अगर आपको निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब √5, बेस कौन है 2। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, साइन गामा टेन गामा ये भी निकाल सकते हैं। तो अदर वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर तो निकालना बड़ा मुश्किल था, 2/3 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन कॉन्सेप्ट हम वही लगाएंगे। चलो मेरे दिमाग में आ रहा है कि सिखा दिया जाए। अगर मान के चलते हैं -2/3 क्या होगा अगर आ जाए, वरना आप बोले हो सर को आता ही नहीं है, सर कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सिखाते ही जा रहे हैं, वरना तुम लोग बाद में और बड़ा थोड़ा कमेंट करोगे और फिर हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू कितना निकला, माइनस का 2 कितना हो गया 3, ठीक। अब माइनस का 2/3 है तो हमें आमतौर पे पता है कि ये कॉस के टर्म में ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो अक्सर वेक्टर के केस में 90 और 180 के बीच में कंसीडर किया जाता है। तो आपको ASTC रूल याद होगा। तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, और टेन भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है जब तुम साइन अल्फा निकालोगे और साइन अल्फा निकालोगे तो पॉजिटिव, टेन अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए क्या है 2/3, चलो ठीक है 2/3 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया cos अल्फा बराबर 2/3, मतलब बेस अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा 2, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 3। माइनस चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस डायग्राम को ऐसे करके भी बना सकते हो, बहुत सारी किताबों में ऐसे करके बना होता है, तो दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बेसिक आइडिया लग गया एसटीसी रूल से, वहीं से करेंगे। और ये कितना निकाला आपने, √5। इसका मतलब अगर अल्फा के केस में आपसे बोले चल भैया साइन अल्फा निकाल के दिखा, तो साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कितना हुआ, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया, हाइपोटेनियस कितना हुआ 3। तो जब जहां कॉस निगेटिव है वहां तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर आपको टेन अल्फा निकालने को बोले तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब √5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। और जहां कॉस निगेटिव है वहां तो टेन निगेटिव है, इसका मतलब टेन भी कैसा होगा, नेगेटिव। ले भाई हो गया, इतना ज्यादा मैं टेंशन ले रहा था। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कॉस से साइन मतलब टेंजेंट कॉस मतलब टेंजेंट निकालना पड़े, या डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन साइंस निकालना पड़े, तो आप इस सब का सहारा ले सकते हैं। इसको एड ऑन की तरह लिखिएगा, ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में इससे मतलब रास्ता पड़ ही जाएगा, तो फिर ये रास्ते में मिलेगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी करने में। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। तो 180 तक ही ज्यादातर केस में आता है, तो 0 से 90 तक तो ऑल पॉजिटिव, तो टेंशन की बात ही खत्म। लेकिन 90 से 180 तक क्या होगा, कॉस निगेटिव टेन निगेटिव, इसका मतलब साइन पॉजिटिव, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये आपको एक वन स्क्रीनशॉट में मैं दे देता हूं कि ये हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। और डायरेक्शन टेंजेंट निकाला, तो इसको हम अलग से निकाल के ऐसे करके ब्लॉक दे दे रहे हैं कि ये हमारा क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी सब तो हम लोगों ने पहले निकाला ही था। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा जो पार्ट था डायरेक्शन कोसाइंस वाला, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं अगला हम लोग कॉन्सेप्ट, मतलब अगली एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का नाम है टू फाइंड, तीसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हम लोग यहां से सीखेंगे।